नमस्ते। मैं रवि कुमार मीणा आज आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताऊंगा कि अभिप्रेरणा होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अभिप्रेरणा यानी कि प्रेरणा, जिसको हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। हम जीवन के अंदर जो भी कार्य करते हैं, यदि उस कार्य को हमको करने के लिए कहीं से प्रेरणा मिलती है, कहीं से हमको अंदर से मोटिवेशन मिलता है या कोई बाहरी मोटिवेशन मिलता है, तो वो अभिप्रेरणा में आता है। जैसे कि किसी को देखकर हम उस कार्य को करना चाहते हैं, वो अभिप्रेरणा कहलाता है। यही अभिप्रेरणा हमको जीवन में सफलता दिलाता है और हमको नई राह की ओर अग्रसित करता है। इस अभिप्रेरणा को और अधिक हम अच्छे समझने के लिए इसकी परिभाषा को समझेंगे, जिसके माध्यम से अभिप्रेरणा को हम और अधिक गहनता से समझ सकें। अभिप्रेरणा को और अधिक बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। जैसे कि फ्रेंडशिप महोदय ने कहा है कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं और उस सीखने के दौरान जो हमको अनुभव हो रहा है, वही अनुभव हमको और अधिक सीखने के लिए प्रेरणा देगा। इसके साथ ही गिलफर्ड भी कहते हैं प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है, यानी हमारी एक अंदर की दशा है जिसके फलस्वरूप हम किसी प्रवृत्ति की क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने की होती है। यानी कि हम उससे हमारी प्रवृत्ति को किस तरह से निर्मित करते हैं। जॉनसन भी इसी के संदर्भ में आगे कहते हैं प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक उचित मार्ग पर ले जाती है। कहने का मतलब यदि हमको जीवन में मोटिवेशन मिलेगा तो वो हमको और अधिक अच्छे तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, हम हमारे जीवन में सफलताएं हासिल कर सकते। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के माध्यम से हम अभिप्रेरणा के अर्थ को समझ सकते हैं। हमने अभिप्रेरणा की परिभाषा को समझा, उसके बाद हम समझेंगे शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। एजुकेशन में मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस को किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले बात है सीखना। सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। आप सीख क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आपका सीखा हुआ आपके जीवन में किस तरह से काम आएगा, आपके लिए कितना अच्छा है, क्या सही है। उन सब बातों को ध्यान में रखकर आप सीखते हो और वो सीखने के लिए आपको मोटिवेशन काम आता है। सेकंड है लक्ष्य प्राप्ति, टारगेट अचीवमेंट। आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने, किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जीवन में आपको जॉब प्राप्त करनी है, तो जॉब प्राप्त करने के लिए आप कोचिंग जाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे या कहीं ना कहीं से तैयारी करोगे। तो उन सब बातों को, लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आप मोटिवेट रहते हो और आप कार्य करते हो। तीसरी बात है चरित्र निर्माण। जैसा कि पता है कि शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि बालकों में चरित्र का निर्माण करना है। यही चरित्र बच्चों को देश के लिए तैयार करता है, मतलब भावी नागरिक के रूप में तैयार करता है। यदि आप देश के भावी नागरिक में तैयार होते हो तो आपके अंदर एक प्रेरणा आती है कि आप अपने जीवन को किस तरह से सफल बना सकते हो। इसी के साथ ही एक और बात है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारी बाधाओं को दूर करना, हमारी की कमियां हैं या हमारे जो रुकावट है उनको दूर करने का उद्देश्य इस शिक्षा का होता है। और यही शिक्षा हमको जब हमारी कमियों को दूर करेगी तो हम उन कमियों को हटाकर हम प्रेरित होंगे और हम आगे की ओर अग्रसित होंगे। इसके बाद है अध्यापन विद्या। सबको पता है शिक्षा में बहुत सी विधियां होती है, बहुत से मेथड्स होते हैं और यही विद्या हमको किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है कि हमको जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। हमारा अध्यापन ही हमको उसके लिए तैयार करता है। तो इसी के लिए शिक्षा को इससे तैयार किया गया। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कभी भी एक समान नहीं होना चाहिए, उसमें परिवर्तनशील, उसमें लचीलापन और समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन पाठ्यक्रम ही हमको आगे की ओर तैयार करता है, हमको आगे की ओर ले जाता है। जैसे कि सबको पता है कि 10th क्लास तक हम ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हर पाठ्यक्रम का अपना अलग अलग महत्व होता है। हम जीवन में किसी भी टारगेट, हम किसी भी लक्ष्य की ओर जाए, हम किसी फील्ड को चॉइस करें, लेकिन हमको सभी बातों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि आप साइंटिस्ट बनते हो तो साइंटिस्ट के दौरान आप ये बात को नहीं नकार सकते कि आपके जीवन में आपको राजनीति को किस तरह समझना है, आपको जीवन में आपको इतिहास को किस तरह समझना है और कुछ जो सामान्य बातें होती है उनको आपको किस तरह से समझना है। तो 10वीं तक हम सभी पाठ्यक्रम को समान रूप से पढ़ते हैं और वही आपको आगे के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन हमको शिक्षा सिखाती है
और यही डिसिप्लिन के द्वारा हम अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाकर एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर कर हम आगे की ओर अच्छे से बढ़ सकते हैं। हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम अनुशासित रहेंगे तो हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। इसी बात को हम आगे समझेंगे कि मोटिवेशन के टाइप्स कौन कौन से, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के लगभग दो प्रकार है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक यानी कि आपके अंदर की अभिप्रेरणा। हर इंसान को जीवन में अपने अंदर से कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। आप बैठे हो, आपको बैठे बैठे अंदर से कुछ करने की प्रेरणा हो रही है, नहीं क्या पता मुझे कुछ ड्राइंग कर देना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा काम कर देना चाहिए, तो वो आप अंदर की आत्मा से जागृत होते हो। जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी आपको अंदर से प्रेरित होते हो। अगर आपका अब अंदर से प्रेरित नहीं हो तो आप किसी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा हमको जीवन के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है। बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी यानी कि वह प्रेरणा जो हमको बाहरी रूप से मिलती है। इसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो रूप में लीजिए। डायरेक्ट यानी कि वह लोग जो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपके शिक्षक, आपके टीचर्स, आपके माता पिता या आपके चाहने वाले या आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं कि चल तुझे तो ये कर देना चाहिए। आपका फ्रेंड आपको बोले नहीं तुझे तो ये करना चाहिए, तेरे को बहुत अच्छा फायदा होगा, तू बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, तो वो आपको बाहरी रूप से प्रेरित करता है। आपके शिक्षक बोलते हैं आपको नहीं तुमको आगे जाकर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप वो करिए, तो आप उनके द्वारा दिए गए सुझाव से आप प्रेरित होते हैं कि हाँ सही में क्या मैं ये कर सकता हूं। तो अगर आप प्रेरित होते हो तो आप उसको आप पूरी करने के लिए तैयार होते हैं। इनडायरेक्टली यानी कि आप समझ सकते हो कि आपने कुछ कार्य किया और आपके द्वारा कार्य करने की वजह किसी ने आपकी प्रशंसा करी, तो वो इनडायरेक्टली में आती है। और एक बार हमको किसी से प्रशंसा मिल जाती है तो हमारा अंतर से एक उमंग जागृत होती है, फिर हम उस कार्य को और अधिक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसा कि एक शिक्षक के कार्य को देखकर हम देखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं कि काश हम भी कुछ ऐसा बनने की कोशिश करें ताकि हमारा भी नाम हो। एक खिलाड़ी है, खेल रहा है, उसने अच्छा अपना खेल दिखाया है, बाहर से जो दर्शक है उसकी तालियां बजाकर प्रशंसा करते हैं, तो वो अपने खेल को बहुत और अच्छे तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह से दूसरे लोग जो उसकी प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाकर उसकी वाहवाही करते हैं, तो हम बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि प्रेरणा आंतरिक और बाहरी दो तरीके से होती है, और दोनों तरीके से अगर हम अंदर से मोटिवेशन या बाहर रूप से मोटिवेशन होते हैं तो आप ये बात समझ सकते हो कि हम किसी काम को करने के लिए अच्छे ढंग से तैयार हो सकते हैं। इन्हीं बात को ध्यान में रखकर ये आज का हमारा टॉपिक अभिप्रेरणा खत्म हुआ। इसके आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज हमने अभिप्रेरणा का टॉपिक पढ़ा, इसी टॉपिक पर मैं आपको एक आज का होमवर्क देता हूँ। आज का आपका गृह कार्य है, अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए शिक्षा में इसकी उपयोगिता को समझाइए। अभी जो मैंने आपको समझाया उस कंटेंट को समझते हुए आप नेट का यूज़ करके या जो भी आपके पास मैटर है उसको देखकर आपको इसका आंसर लिखना है। थैंक यू।